हाँ जी, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करा रहे हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आप नोट करें ऑल मैटर। फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ क्या चीज? हाँ, और क्या, साथ साथ बना लो, हो जाएगा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स is made up of small particles called atoms and molecules. Called atoms and molecules. Next one लिखे. Different kinds of atoms and molecules have different properties. Different kinds of atoms and molecules have different properties, due to which they also show due to which due to which different types of matter also show different properties. डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद जरा देखिएगा कि यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में शुरुआत में तो सिर्फ ये डेफिनेशन है, उसके बाद जो है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो 3 तरीके के लॉज होते हैं, नोट करिएगा, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जितना भी मैटर है, अब मैटर में क्या क्या चीज़ें होती है, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो एक होता है आपका सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि मैटर को 3 तरीके से ऐसे डिवाइड करा जा सकता है। अब वो तीनों ही जो टाइप्स हैं, चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो, वो जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एटम, 2 एटम या 3 एटम, अगर 2-3 एटम्स अगर जुड़ जाते हैं तो हम उसी को मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। एटम क्या है? एटम से छोटा कोई पार्टिकल होता नहीं है। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये देख रहे हैं कि एटम जो है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर मैटर की बात करी जाए तो मैटर का सबसे छोटा जब क्लासिफिकेशन करा जाता है तो सबसे छोटा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एटम। और 1 या 2 या 3 अलग अलग तरीके के भी एटम्स अगर जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो जुड़ते हैं वो किस तरीके से जुड़ते हैं, तो उनके लॉज देखने हैं जरा हमको। वैसे तो 3 लॉज हैं, अपने सिलेबस में 2 हैं। पहला लॉ नोट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप नोट करिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to the law of conservation, according to the law of conservation of mass,
in a chemical reaction, comma, in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. The total mass of products is equal to the total mass of reactants. Example, calcium carbonate यहाँ लिखें 100 ग्राम हीट कर दिया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया और हीट कर दिया, हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है 56 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 44 ग्राम्स, यानी कि 100 इज इक्वल टू 56 प्लस 44। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि कौन सी एक चीज़, दो चीज़ या तीन चीज़ आप कुछ रिएक्शन कर रही हैं और रिएक्शन करके किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, और जो चीज़ बनकर आती है उसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चॉक। चॉक जो है वो प्योरली, आप अगर चॉक का कोई पैकेट खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोई मिक्सिंग नहीं होती उसमें। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चॉक, मार्बल, और आपका एग शेल्स जो अंडे के हार्ड वाले छिलके होते हैं वो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको आपने किसी टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में लेकर आपने इसको गर्म कर दिया। गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना बोल देते हैं हिंदी में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होता है तो जैसे 100 ग्राम लिया तो 56 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो मास है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है कहीं पर भी। 100 ग्राम था ना टोटल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को अगर एडअप करके देखा जाए तो 100 ग्राम के इक्वल आ रहा है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये होता है। अब इस पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट करिए। Sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate, carbon dioxide and water. Ethanoate, carbon dioxide and water. In an experiment, अब ये जो कंपाउंड का नाम है इतना बड़ा, इसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट, सोडियम कार्बोनेट, तो इसको मैं लिख रहा हूँ SODCAR, सोडियम
कार्बोनेट, SOD फॉर सोडियम, CAR फॉर कार्बोनेट, ठीक है, समझ जाना। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, reacted with 6 gram of ethanoic acid, तो ethanoic acid को भी शॉर्ट में ETH डॉट एसिड ये लिख दिया, reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate, शॉर्ट में लिख दिया ये भी सोडियम इथेनोएट, कॉमा 2.2 ग्राम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ, ये आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O। Full stop. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation of mass, ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी है इस डेटा में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन्होंने एक रिएक्शन बता दिया, रिएक्शन क्या बताया है, वो कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट इथेनॉइक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज़ें बनाता है। अब एक्सपेरिमेंट एक दे रखा है, उस एक्सपेरिमेंट में ये बता रहे हैं कि कितना सोडियम इथेनोएट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बनेगा, तो वो जरा रिएक्शन के तौर पर लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, ऐसे लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद इथेनॉइक एसिड, तो इसको भी शॉर्ट में लिख दिया इथेनॉइक एसिड, ठीक है। देखिए पेपर में क्वेश्चन आया तो पूरा लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने टाइम बचाने के लिए ये थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया, नहीं तो बार बार सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इथेनोएट इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, क्वेश्चन और बड़ा हो जाता। तो पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, आपको एक रिएक्शन लिखना होगा, तो वो रिएक्शन आप लिखना। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एडिशन का साइन आएगा बीच में, ठीक है। तो बनेगा क्या, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट ये बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम, इथेनॉइक एसिड रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड कितना है 6 ग्राम, और सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट कितना बन रहा है 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट, ठीक, और 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2, और वाटर कितना है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, बस और कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हैं कि आपको ये वेरीफाई करना है, आपको ये शो करना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, जो भी एरो से पहले लिखा हुआ है वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या क्या हो जाएगा
5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इनको सबको ऐड कर लो। 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, ऐड करिए कितना आ गया? 2 प्लस 2 4 प्लस 9 13, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11, 11.3 ग्राम। तो हम ये कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल है, हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक, चलिए जी अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें नोट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका ना फॉर्मूला भी दे रखा है ब्रैकेट में। फॉर्मूला है इसका, ये होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. To form calcium oxide मतलब CaO and carbon dioxide. And carbon dioxide, full stop. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, तो पूरा calcium carbonate अब लिखने की जरूरत नहीं है। When 10 gram of CaCO3 यानी कि calcium carbonate is decomposed completely, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Full stop. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. The mass of carbon dioxide formed. Full stop. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? Will you use in solving this problem? अब जरा देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन यही है जो मैंने एग्जांपल बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करा देते हैं तो इट डिकम्पोजेस कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये होता है। तो जरा देखिएगा, ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं।
CaCO3, जब इसको हीट करा देंगे तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो CaCO3 है, CaCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये बता रहे हैं व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 10 ग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, तो इसको x ग्राम बोल दीजिए, x ग्राम यहाँ पर लिख दीजिए से, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू द law of conservation of mass, according to the law of conservation of mass, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, हीट का सिंबल है ट्रायंगल। अच्छा, इसीलिए बोला था तुम में से किसी ने हीट। अच्छा अच्छा, सोचो सोचो, सोच कर बताना। अरे वो ऐसे तो सर जब ऐसे ये दिखा रहे हैं कि हीट ये जा रही है, अगर हीट निकल रही है तो फिर ऐसे बनाते हैं। नहीं नहीं, वो इसने जो बताया था ऐसे ऐसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to mass of reactants। मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट्स का मास कितना है 5.6 प्लस x, और रिएक्टेंट्स का मास कितना है 10, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 10 माइनस 5.6, तो x की वैल्यू हो गई 4.4 ग्राम, ठीक है। वो ये कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है। फिर वो पूछ रहे हैं कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी हैव यूज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए जी, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये पहला था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ, दो ही लॉ हैं सिलेबस में, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। Law of constant proportions। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो है, इसमें देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मतलब जानते हैं ना, रेशो, रेशो। अकॉर्डिंग टू द law of according to the law of constant proportions, a chemical compound always consists of always a chemical compound always consists of the same elements combined together, consists of
the same elements consists of the same elements combined together in the same proportion by mass. In the same proportion by mass. ठीक है जी, देखिए इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए घर में आप हैं या मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, अगर घर में कोई चाय बना रहा है तो अगर उसने चाय बनानी शुरू करी तो हर बार ऐसा ही होता है कि उसके हाथ की चाय जो है वो एक जैसी ही लगती है। किसी किसी को आदत होता है वो चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल देता है, तो चीनी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ज़्यादा मीठी लगती है। किसी किसी को आदत होती है कि वो चाय की पत्ती ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क, उसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। तो ऐसा होता है कि इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए हमको चाय बनानी आती है, अब हम चाय बनाने लगे तो चाय बनाते हुए हमने ये देख लिया कि भाई जो 1 कप अगर चाय बनानी है तो उसमें 2 चम्मच चीनी डलेगी। अब अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कहीं कोई मेहमान आ गए या हम किसी फंक्शन में चले गए, वहाँ पे कह दिया भाई 100 कप चाय बनानी है, ठीक है, तो 100 कप चाय बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे ना, आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जब मैं 1 कप चाय बनाता था तो 2 चम्मच चीनी डालता था, अभी 100 बनेगी तो 2 इंटू 100 यानी कि 200 चम्मच मेरे को चीनी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आप 200 चम्मच गिनोगे। बस दिक्कत यह है कि बीच में कोई भुलवा ना दे, आकर पता चला कि अगर बिल्कुल परफेक्ट बनानी है, अगर बिल्कुल परफेक्ट बनानी है तो वो करते हैं। और जब बड़े बड़े हलवाई होते हैं, कभी भी आप चले जाइए हीरा स्वीट्स की कोई भी, तो वो उनको थोड़ा सा होता है ना आइडिया, तो तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड का आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे कि आप हमेशा कैलकुलेट करके मास उसका मेज़र करके कि भाई मेरे को इतना ही इसके अंदर डालना है, तब जाकर वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही बनेगी। नहीं तो कभी कि भाई आज मीठा कम हो गया, आज मीठा ज़्यादा हो गया, नहीं तो ऐसा रहेगा। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन जो है उसको हमेशा कांस्टेंट रखना है, उसको हमेशा फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं करना, कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब एक ही प्रोपोर्शन में किसी चीज़ को ऐड करा जाता है तो हमेशा एक जैसा ही आउटपुट निकल कर आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब पानी है तो पानी का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, H2O होता है, ठीक है। तो पानी के बारे में हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। अब रियल लाइफ में भाई एटम तो कैलकुलेट कर पाना कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए तो कुछ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन मास मेजर हम कर सकते हैं। तो मास का एक रेशो होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर में हाइड्रोजन भरा हुआ है और एक सिलेंडर में हमारे पास ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो इसका रेशो होता है 1:8 बाई मास। मतलब अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं और आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली तो पानी बन जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 सिलेंडर लिया और फुस दोनों को लगा दिया कि दोनों को मैं मतलब आमने सामने दोनों को, जैसे मान लीजिए हमने 2 परफ्यूम की बोतल ले ली हो, एक में हाइड्रोजन भरा हुआ है एक में ऑक्सीजन भरा हुआ है, दोनों को हमने प्रेस कर दिया और दोनों की गैसेस मिल रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल और भाई बन जा पानी, और नहीं बनेगा, दोनों के दोनों उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब डिजॉल्व हो जाएंगे एयर में। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा से प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहता है। तो 1:8 रहता है। 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले लें और 8 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन ले लें तो तुरंत पानी बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि नहीं मेरे को थोड़ा सा पानी नहीं चाहिए, तो 1 बूंद बना है, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए तो आप ये कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है 10 ग्राम ले लो हाइड्रोजन। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो पहले 1 था ना, 1 ग्राम, अब आपने 10 लिया तो 1 से 10 कैसे बना, 1 इंटू 10 करके, ठीक है। तो हाँ, ऑक्सीजन कितना लिया था, 8 ग्राम लिया था। तो जब 1 में 10 मल्टीप्लाई करा तो 8 में भी 10 करेंगे, तो ऑक्सीजन आपको चाहिए होगा इस बार 80 ग्राम्स। तो 1:8 जो रेशो है वो बना हुआ रहना चाहिए, जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट मतलब फिक्स, ठीक। तो अब इसमें जरा देखिएगा एग्जाम्पल, water is formed only when
मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8। तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, इन दोनों का रेशो जब हमेशा, जब इनका रेशो 1/8 रहेगा तभी वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए जी अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। In an experiment, 1.288 gram of copper oxide was obtained in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख लीजिए CuO was obtained from 1.03 gram of copper। भाई बातों की आवाज ज्यादा आ रही है। कॉपर का फॉर्मूला सिंबल होता है Cu। फुल स्टॉप। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम। ये जो है ना, अब अभी की जो बातचीत है ना आप दोनों की, ये ना रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। फिर रिजल्ट में आपको लगेगा यार पता नहीं, वैसे भी मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, लगातार आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही है। बातों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है तो वहाँ तो कितना डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO gave on reduction 2.938 gram of copper, 2.938 gram of copper, full stop। Show that these figures verify the law of constant proportions। Show that these figures ये एक ना, मतलब किसी भी चीज़ को अगर कंबाइन करते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके मासेस का रेशो फिक्स है। मास ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं 1 ग्राम लूँगा और मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं 8 ग्राम लूँगा तो वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। आप सोचो कि आप बहुत सारा हाइड्रोजन ले लो, बहुत सारा ऑक्सीजन ले लो, मिला दो उनको, वाटर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो रेशो जो है वो फिक्स रहना चाहिए। रेशो गड़बड़ है तो नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ज़रूरत पड़ती है ना किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर रेशो में कंबाइन करने की। रेशो अगर गलत हो गया तो चीज़ गलत ही बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे को कोई सब्जी बनानी है तो मेरे को रेशो तो पता होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आलू बैंगन की सब्जी बनानी है तो आलू डाल दिया, बैंगन डाल दिया, पानी डाल दिया, घी डाल दिया, बन जा, है ना, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, वो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि किस रेशो में आपको उसको मिक्स करना है। ठीक है, तो शो दैट दीज फिगर्स verify the law of constant proportions। Law of constant proportions।
शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉपर क्या है Cu, कॉपर ऑक्साइड क्या है CuO। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करा होगा तभी जाकर CuO बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे Cu प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे O2। ऑक्सीजन कभी भी अगर अकेला लिखा जाएगा ना ऑक्सीजन, तो कभी भी उसको O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ऑक्सीजन हमेशा डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाई एटमिक का मतलब होता है दो एटम, है ना। डाई का मतलब दो और एटम तो एटम है ही। तो डाई एटमिक स्टेट मतलब ऑक्सीजन कभी भी अगर अकेला लिखा हुआ है तो O2 ही लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो जैसे किसी के साथ में जुड़ गया, जैसे Cu के साथ जुड़ा हुआ है तो O रह जाएगा, लेकिन वैसे O2 लिखा हुआ मिलेगा। Cu प्लस O2 गिव्स CuO, ये हो गया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो 1.288 ग्राम, ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर, तो 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। और ऑक्सीजन का कितना मास है मुझे नहीं पता, तो x ग्राम बोल दिया हमने। ठीक है, और ये निकाल लेंगे जरा हम, मास ऑफ reactants is equal to mass of products। 1.03 ग्राम प्लस x ग्राम is equal to 1.288 ग्राम। तो x is equal to 1.288 माइनस 1.03 को क्या लिख देंगे, 030। सब्ट्रैक्शन में आसानी रहती है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट बना दी तो 030 लिख दिया। हाँ जी, 8 माइनस 0 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2 और 1 माइनस 1 इज 0, 0.258 ग्राम्स। ये x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 0.258 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया, तो अब हम दोनों का ना रेशियो निकालेंगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया था कि वाटर इज फॉर्म्ड, तो वाटर कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला 1/8। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो कॉपर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो देखिएगा कैसे निकलेगा। हमने पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देख लिया कि कॉपर का जो मास है दैट इज 1.03, तो 1.030 ये कॉपर का मास हुआ, और अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना है 0.258। ठीक है, और डेसिमल गया, इधर डेसिमल से डेसिमल चला गया, तो कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है। अब 258 से 1030 को डिवाइड कर दीजिए। तो 258, 103 तो आएगा नहीं उसके टेबल में, 10 भी नहीं आएगा, 103 भी नहीं आएगा, तो सीधा 1030 देखिए। तो 258 4 जा अगर करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 और 3 23, 2 कैरी 4 2 जा 8। थ्री से करेंगे, अच्छा 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 और 3 1032 आ रहा है। ठीक है, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी आ गया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 74, 10 माइनस 4 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6, इधर 2 बच गया, 12 माइनस 7 इज 5। ठीक है, और 9 माइनस ये 256 आ गया, 256। ठीक, अच्छा जी, तो इधर डेसिमल लगा लिया। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर एक जीरो नीचे लेकर आए, 2560, और उधर 258 है,
तो 258 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2580 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा 10 सा। तो 9 सा करके देखते हैं, 9 8 सा 72, 7 कैरी, 9 5 सा 45 और 7 52, 5 कैरी, 9 2 सा 18 और 5 23। अब जो भी आएगा छोड़िए, 1 डेसिमल तक निकल गया 3.9। हमने इसको बोला ये 3.9 अपॉन 1 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 4/1 बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4/1 बोल सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि कॉपर अगर 4 ग्राम मिल रहा है और ऑक्सीजन 1 ग्राम मिल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट में तो ये हुआ क्लियर। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमें करना ही ये है कि शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई 4/1, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी हमारा रेशो यही आएगा 4/1, ठीक है। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए जी देखिएगा एक्सपेरिमेंट 2। हाँ क्या सर्कल्स जो है, सर्कल्स तो जल्दी खत्म होने वाला है, ज़्यादा बचा थोड़ी है उसमें। कब है? यही फ्राइडे, कल ख़त्म करा देता हूँ ना। क्या है, एक तो बिना बताए छुट्टी लेते हो, ऊपर से बातें करते हो। नहीं डाला, मैसेज डालने के लिए टाइप करना पड़ता, टाइप करा ही नहीं होगा। छुट्टी बहुत हो रही है तुम्हारी, और छुट्टी ली क्यों थी? तुम्हारे भाई का? हाँ जी, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट टू में क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है टूट जाना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का हट जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो 3.672 ग्राम है कॉपर ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होकर ये रिड्यूस हो रहा है, गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर मिल गया 2.938 ग्राम। अब ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कितना मिलेगा, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो फिर वही mass of reactants is equal to mass of products तो mass of reactants क्या है 3.672, mass of products इसको x ग्राम ना बोलकर y बोल देना इस बार, क्योंकि x ऑलरेडी उसमें ले लिया था। थ्री 3.672 minus 2.938 is equal to y, तो 12 minus 8 is 4, इधर 6 बचा, 6 minus 3 is 3, और 6 minus 9 नहीं होगा, 16 minus 9 is 7, 0.734 ग्राम, ये y हो गया, ठीक है। तो फिर वही काम करना है। अब हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर का मास 2.938 अपॉन ऑक्सीजन का मास 0.734, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 734 से 2938 को डिवाइड करिए, अब 293 तो 734 के टेबल में आएगा नहीं, तो पूरा ही डिवाइड करके देखेंगे। अब क्योंकि वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तो भाई पहले 4 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 4/1 ही आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1
13, फिर 1 कैरी, 4 7 28 और 1 29, 2936 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 4 पॉइंट। अब इसके बाद देखिएगा एक ज़ीरो उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, इससे भी बात नहीं बनेगी, और इधर ज़ीरो आ गया, फिर एक और ज़ीरो उतारेंगे, इससे भी बात नहीं बनेगी, फिर एक और ज़ीरो उतारेंगे तब जाकर कुछ होगा। तो 2000 अगर हुआ तो भी 2 ज़ा करना पड़ेगा, 4.002 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हम इसको लेंगे 4.002 अपॉन 1, अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 4/1 हो गया, ठीक है। हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज वेरीफाइड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज वेरीफाइड, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। 3 से 4 टोटल क्लास लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। गुड इवनिंग, क्या है ना, करवाऊंगा और क्या। गुड इवनिंग।